नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से बहुत स्वागत करता हूं। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर से कंपनी का अपडेट्स ही नहीं है, ऐसे कुछ हिडन पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा ये सारे कंपनीज के बारे में ज़्यादा जानकारी पाने के लिए। तो चलो, सबसे पहले मैं बात करूंगा जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड के बारे में। देखिए, जेएम फाइनेंशियल लिमिटेड के ऊपर मैंने जब काम किया, मतलब एज ए स्विंग बेसिस में मैंने काम किया, तो अराउंड 78 रुपीज़ के आसपास मैंने इस कंपनी के ऊपर एंट्री लिया था। मतलब 78 रुपीज़ के आसपास मैंने बाय किया था, और मैंने क्यों बाय किया था वो भी मैं आपके साथ शेयर किया था, क्योंकि एक बिग फॉल देखने को मिला था। चलो एक बार मैं चार्ट को आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हैं एक बिग करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला, हाई लेवल से एक बिग फॉल देखने को मिला था। और इस जगह से सपोर्ट लेकर, जो सपोर्ट लेवल निकल कर है 71 के आसपास, इसके बाद जब बाउंस बैक किया तब मैंने अराउंड 78 के आसपास मैंने एंट्री लिया था। तो मैंने इस जगह पे एंट्री इसीलिए लिया क्योंकि कंपनी के ऊपर बिग सपोर्ट जोन था। बिग सपोर्ट में क्यों बता रहा हूँ, आप अगर इस डेटा को देखेंगे, यहाँ से देखेंगे, तो कंपनी देखिए कंटिन्यूसली यहाँ पे एक स्ट्रांगली क्या था, रेजिस्टेंस था, और यहाँ पे भी क्या बना था, रेजिस्टेंस बने, और फाइनली आप देखेंगे इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक करके बार बार वो रिटेस्ट किया, उसके बाद बिग बाउंस किया। मतलब जो रेजिस्टेंस था वही रेजिस्टेंस बाद में सपोर्ट बना। देखिए, रेजिस्टेंस सपोर्ट का मामला क्या है, मान के चलिए इस लेवल में एक रेजिस्टेंस है, यहाँ तक जाकर रुकेंगे और उसके बाद नीचे आएगा, फिर से उसको तोड़ने का कोशिश करेंगे, फिर से नीचे आएगा, उसको एक बार ब्रेकआउट करेगा, ब्रेकआउट करने के बाद एक बार रिटेस्ट करेगा। तो रिटेस्ट जब भी करे तो सोचना आपका एंट्री पॉइंट्स मिल चुके हैं। उसके बाद दो तरीके से सिनेरियो हो सकते हैं, आइदर अगर नीचे आए तो सोचना ब्रेकआउट फेल हो गया, अगर आइदर यहाँ से थोड़ा सा नीचे आने के बाद बाउंस बैक किया तो सोचना एक बड़ा जर्नी दिखेगा। तो इसीलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर ट्रेड नहीं लिया था, सर इस रेजिस्टेंस सॉरी इस सपोर्ट को टच किया था, इसलिए मैंने एंट्री नहीं लिया। कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मुझे बहुत शानदार लगा, और कंपनी का बिजनेस मॉडल मुझे बहुत शानदार लगा। जो चलो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स क्या बता रहा है। देखिए, फाइनली कंपनी के ऊपर जब मैंने टेल लिया तब फाइनेंशियल डिटेल्स टाइम ऑफ पीरियड कौन सा था, देखिए मार्च मंथ में। तो मार्च मंथ का जो डेटा था उसके मैं पिछले कुछ क्वार्टर्स का रिजल्ट आपको दिखाता हूँ। चलो मैं पहले दिसंबर का दिखाता हूँ। 928 से लेकर कितना 1200 करोड़ का सेल्स हुआ। अगर मार्च के डेटा देखूँ तो 846 से लेकर 1261 करोड़ के आसपास। सेम सेम टू सेम एक्सपेंस को मिटाने के बाद नेट प्रॉफिट जो है 240 से लेकर 322 करोड़ बने। अभी नेक्स्ट क्वार्टर में 32 करोड़ से 600 करोड़ का लॉसेस बने। अभी क्वेश्चन ये है कि कंपनी इतना लॉसेस क्यों क्यों दिखा रहा है, इतना लॉसेस कहाँ से हो गया। क्या सही में कंपनी का लॉसेस है? बिल्कुल नहीं। कंपनी की जो टोटल ओवरऑल ईयर ऑफ ईयर बेसिस में देखूँ मार्च के क्वार्टर में, तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट किया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बहुत जबरदस्त है। एक्चुअली कंपनी का आदर्श इनकम से बिग लॉसेस हुआ, जो अराउंड 832 करोड़, सॉरी 831 करोड़, जो कंपनी को एक बिग लॉसेस लॉसेस दिखाने में शामिल कर दिया। तो इसके कारण मैंने इस कंपनी के ऊपर कोई भी चिंता नहीं किया, क्योंकि मुझे मुझे ये पता है कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब कंपनी का कोर बिजनेस, कंपनी का मदर बिजनेस से आ रहा है। तो जब मदर बिजनेस अच्छा है तो बाकी जहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया वहाँ पे लॉसेस आ रहा है, तो नेक्स्ट ईयर में लॉसेस कम होने का चांसेस है। अगर कम नहीं हुआ तो कंपनी खुद के जिस कंपनी के ऊपर निवेश किया है वहाँ पे निवेश बंद कर देंगे, ये अच्छी बात है। तो ये ऑब्वियसली कंपनी ने मेंटेनेंस किया, और इसीलिए एज ए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर देखिए ट्रस्ट किया, कोई माल नहीं बेचा। देखिए, आपको लग रहा है कि चलो माल बेच दिया, ये माल कब बेचा गया, 2023 के टाइम में, 2023 के टाइम में माल बेचा। उसके बाद देखिए कंपनी कंटिन्यूसली सेल ऑफ नहीं किया, और जो माल एफआईएस ने बेचा उस माल को डीएस ने उठा लिया। और पब्लिक के पास देखिए सेम टू सेम होल्डिंग है, छोटा मोटा होल्डिंग को बढ़ चुके हैं। मतलब इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा होल्डिंग रखे है इस छोटे कंपनी के ऊपर। एक 10,000 करोड़ का कंपनी, एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करना इतना आसान नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर बुलिश हूँ, और इसीलिए मैंने इस कंपनी के ऊपर टेल लिया। और जब मैंने टेल लिया था तब मैंने आपको शेयर भी किया था कि मैंने इस लेवल में क्यों टेल किया था। तो अभी फिलहाल के लिए मेरा जो टोटल ओवरऑल एंट्री लेवल से मैं करंट 678 के आसपास मेरे एंट्री लेवल से, मैं 78 से एक बार मैं टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मुझे 30% का रिटर्न मिला है, और वो भी 127 दिन में। क्या मैं यहाँ पे एग्जिट कर लूँगा? क्योंकि मुझे एक दोस्तों ने कमेंट्स भी किया, सर क्या आपने एग्जिट कर लिया? बिल्कुल नहीं, एग्जिट मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे चाहिए एक बड़ा टारगेट। वो टारगेट कहाँ तक है? वो टारगेट मैं लेकर चल रहा हूँ करीबन करीबन 133 रुपीज़ के आसपास। इतना बड़ा टारगेट क्यों लेकर चल रहा हूँ? देखिए ध्यान से, इस क्रैश होने से पहले ही एक पैटर्न स्केट हुआ था, तो कुछ इस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर, उसके बाद ब्रेकआउट भी हुआ था, थोड़ा सा ऊपर गए, उसके बाद नेगेटिव न्यूज़ आया तो बिग क्रैश हो गया, उसको रिकवरी भी किया, और एक डब्ल्यू जैसे पैटर्न भी क्रिएट किया। आप देख सकते हैं डब्ल्यू जैसे पैटर्न बना है,
मतलब इस हाई लेवल तक वो जाकर ही इसको ब्रेक करने का कोशिश करेंगे। तो बेसिकली मैं जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था तब मैंने इस कंपनी के ऊपर एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था कि इस कंपनी ने ब्रेकआउट दिया था। तो एक न्यूज़ आया, जब इसका नेगेटिव न्यूज़ आया तो मार्केट में इस शेयर के ऊपर बिग डाउन में देखने को मिला। तब मैंने इस कंपनी के ऊपर रिसर्च किया, तब मुझे पता चला कि हाँ, अच्छे कंपनी सस्ते में मिल रहा है, तो इसको अपॉर्चुनिटी मुझे खोना नहीं चाहिए। तो मैंने इसलिए इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू किया। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करना। हाँ, अगर मेरे एंटी लेवल से जहाँ तक इसका टारगेट बनेगा, मतलब जो हाई लेवल का टारगेट बन सकता है, उस लेवल तक अगर मैं टारगेट को मैं कंटिन्यू करूँ तो ओवरऑल मुझे 70% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो मैं अभी एग्जिट नहीं किया हूँ, मैं कंटिन्यू करूंगा। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, और प्लीज़ मेरे वीडियो देखकर आप सीखिए, आप डायरेक्टली काम मत कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे हमेशा ट्रेड में प्रॉफिट नहीं होता है, लॉसेस भी झेलना पड़ता है। इसलिए मैं फंड को मैनेज करके, रिस्क को मैनेज करके, स्टॉप लॉस मैनेज करके काम करता हूँ। तो आप भी उसी उसी तरीके से एक बार रिस्क रिसर्च करके आपके सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर के साथ बातचीत करके ही काम करना। तो चलो नेक्स्ट कंपनी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी कौन सा है? नेक्स्ट कंपनी का नाम है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। इसके ऊपर भी जब मेरा टारगेट अचीव हुआ तब मैंने इस कंपनी के ऊपर एग्जिट नहीं किया। उसके पीछे रीजन मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब यहाँ पे एक रेंज बना है, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक रेंज बना, कंटिन्यूसली एक बाइंग का रेंज बने, जो टोटल रेंज निकल के आया था 22%। कंटिन्यूसली बाइंग का रेंज का मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा चार्ट को बड़ा कर देता हूँ, आप देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 के 5 बाइंग कैंडल बने, बीच में कोई भी रेड कैंडल नहीं है। इसको कहा जाता है अप ट्रेंड। तो अप ट्रेंड में मुझे चाहिए था 20% के ऊपर, तो कितना मिला? 22% का रेंज। तो मैं इंतजार किया, जब नीचे आएगा तो मैं एंट्री लूंगा। तो फाइनली यहाँ पे एंट्री हो गया। एंट्री होने के बाद कंपनी बहुत बार यहाँ पे मुझे हैरेस करने का कोशिश किया। हैरेस मतलब बहुत बार मुझे मेरा जो पेशेंस है उसको चेक किया, कि यहाँ पे एक बार नीचे आया, फिर से नीचे आया, और बिग कैंडल के साथ नीचे आया। तो इतना बड़ा कैंडल देखकर तो बहुत सारे लोग डर जाएंगे। तो मैं डरा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है इतने साल के एक्सपीरियंस के बेसिस में कि एक्चुअली कंपनी में आज नहीं तो कल कंपनी फिर से रिकवरी करेगा, क्योंकि कंपनी में दम है, पोटेंशियल है। और फाइनली फाइनली कंपनी टारगेट को अचीव भी कर चुके हैं। तो जो टारगेट मुझे मिला कितना, 22%, वो कितने दिनों में मिला? एंटी जब से हुआ तब से लेकर मैं अगर टारगेट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 130 दिन लगा। 130 दिन का मतलब है अराउंड 4 to 5 मंथ्स। 5 मंथ्स भी नहीं हुआ, तो 4 प्लस मंथ। तो 4 मंथ्स में 22% का रिटर्न मेरे लिए बेस्ट है। तो बाकी आपके लिए क्या है मुझे जरूर कमेंट्स करना। हाँ, अभी मैं इस कंपनी के ऊपर एग्जिट नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा जो टारगेट है, एक्चुअली मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 1300 रुपीज़ के आसपास। तो 1300 रुपीज़ तक क्यों? क्योंकि देखिए, बहुत पहले से ही कंपनी के ऊपर जहाँ पे इसका लाइफ टाइम हाई था, जहाँ से ओपनिंग हुआ था, उसके बाद बिग क्रैश हुआ, यहाँ पे एक कप विद हंड्रेड पैटर्न्स क्रिएट किया था। और कप विद हंड्रेड पैटर्न्स का मेरा सबसे पहले एक एंट्री था, और मैंने यहाँ पे सेकंड टाइम एंट्री लिया। तो दोनों एंट्री को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं डायरेक्टली एग्जिट दोनों फंड्स को यहाँ पे करने वाला हूँ। दोनों क्वांटिटी को यहाँ पे मैं टारगेट अचीव करने वाला हूँ। हाँ, मैं यहाँ पे एग्जिट कर लेता अगर इस पैटर्न्स नहीं बनता तो हमेशा रूल्स को फॉलो करके मैं काम करता हूँ, ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आप कहेंगे तो सर आप रूल्स के खिलाफ जा रहे हैं। हाँ, देखिए, ये रूल्स के खिलाफ नहीं है, ये रूल्स के सही जा रहा हूँ। क्योंकि मुझे अगर प्रॉफिट यहाँ तक मिलने का चांसेस है तो मैं एग्जिट यहाँ पे क्यों करूँ? क्योंकि मुझे तो फर्स्ट टाइम एंट्री यहाँ पे मिला था ना। अगर मैं इसको सेकंड टाइम एंट्री मिलता तो अलग बात होता। फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पे इस पैटर्न्स के, काफी धाने पैटर्न्स के एंट्री मिला, सेकंड टाइम मुझे रेंज का एंट्री मिला। तो इसलिए मैं इस दोनों ट्रेड को कंटिन्यू करूंगा। तो मेरा ओपिनियन आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके ओपिनियन क्या है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो बेसिकली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर मैं बुलिश हूँ, क्योंकि इस बुलिश होने के पीछे रीजन यही है। मैं सबसे पहले एक चीज़ों में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आप ध्यान से देखना कि कंपनी की जो प्रॉफिट का ग्रोथ है, पीएसयू कंपनी की हालत बहुत बिगड़ते चले जा रहे हैं, फिर भी बैंकिंग सेक्टर बहुत स्ट्रांग है। जैसे प्रॉफिट का ग्रोथ देखेंगे तो 19% लास्ट टीटीए मतलब लास्ट 12 मंथ में कंपनी 19% का ग्रोथ किया, जो पहले 13% के आसपास हुआ था। अभी ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट ग्रोथ थोड़ा सा कम हुआ, थोड़ा सा मतलब अराउंड देखा जाए तो 50% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ कम हो चुका है। कोई बात नहीं, कंपनी फिर भी शानदार तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। आरओसी भी बेस्ट तरीके से देखने को मिला करंट ईयर में, मतलब लास्ट ईयर में। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से सिचुएशन कंपनी बना चुके हैं। और उसके साथ साथ कंपनी खुद की जो रिजल्ट है वो भी पब्लिश किया, आप वो देख सकते हैं। कंपनी के शानदार तरीके से सेल्स का ग्रोथ हुआ इस बार, और एक्सपेंस इंटरेट सॉरी आभार मतलब फिर से मैं इंटरनेट बता रहा हूँ। यहाँ पे इंटरेस्ट मिटाने के बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, इस बार भी हाईएस्ट नेट प्रॉफिट देखने को मिला। मगर मुझे एक चीज़ यहाँ पे देखना है, वो है कंपनी के एनपीए कितना है और प्रोविजन कितना है, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंस होता है किसी भी बैंकिंग सेक्टर में।
तो यहाँ पे ऑफिशियली डेटा मैं आपके सामने ओपन करके रखा हूँ, जो रिजल्ट का डेटा है। अगर वो डेटा को देखा जाए तो लाखों में डेटा है। टोटल इनकम एक्सपेंस को मैं छोड़ ही देता हूँ, वो तो मैं आपको दिखा चुका हूँ। मुझे अभी चाहिए प्रोविजन। तो कंपनी का एक्चुअली प्रोविजन क्या है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देख सकते हैं प्रोविजन एंड जो प्रोविजन है, एक्चुअली कंपनी का प्रोविजन यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ चुके हैं, क्योंकि पिछले सालों में 2 लाख के आसपास था। चलो मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट कर देता हूँ, लास्ट 2 डिजिट को हटा दिया तो करीबन करीबन 2005 के आसपास करोड़ का टोटल प्रोविजन था। इस बार वो करोड़ कितना करोड़ का हुआ, करीबन 2755 के आसपास। ऑब्वियसली प्रोविजन बढ़ चुके हैं और पिछले क्वार्टर के तुलना से भी बढ़ चुके हैं, क्योंकि पिछले क्वार्टर में था 1259 करोड़ के आसपास। तो साल भर में भी ज़्यादा हो गया और क्वार्टर भर में भी ज़्यादा हो गया। चलो अभी नेट एनपीए को भी देख लेते हैं। तो टोटल नेट एनपीए जो है उसके बारे में चर्चा करूँ तो अभी परसेंटेज वाइज देखा जाए तो कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा काम किया। वो काम किस तरीके से किया आप देखेंगे तो पिछले साल में 1.58% के आसपास एनपीए था, इस बार घट के सिर्फ 0.90 के आसपास हुआ। मतलब प्रोविजन बढ़े मगर एनपीए कम हुआ। तो एक अच्छी बात है और एक बुरी बात भी है। तो कोई बात नहीं, दोनों को मेंटेन करके कंपनी काम कर रहा है और इसीलिए मुझे लगता है कंपनी के ऊपर अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम भी देखने को मिला, क्योंकि रेजर आने के बाद 2 पॉइंट्स के कारण में कंपनी खुद कंफ्यूज हो गया कि एक्चुअली मुझे जाना कहाँ पे है। इसलिए अल्टीमेटली बीच में ही मिडिल में ही कंपनी क्लोजिंग दिया। कोई बात नहीं, मुझे फाइनली इस कंपनी के ऊपर एक पैटर्न मुझे मिला था, जो पैटर्न कुछ इस तरीके से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था। फाइनली ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद कंपनी एक बार रिटेस्ट भी किया इस सपोर्ट लेवल को। तो स्ट्रांगली यहाँ पे सपोर्ट लेवल था, इसको कंपनी रिटेस्ट करने के बाद बाउंस बैक करने का कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ से ऊपर गए तो कहाँ तक टारगेट मिलने का चांसेस है, करीबन 39% के आसपास। तो 39% के आसपास मुझे टारगेट मिलने का चांसेस है, तो इसके लिए मैं इंतजार करूंगा। आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बना है उस सिचुएशन के बेसिस में मुझे इस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और स्टडी करना है। तो मैंने स्टडी करके आपके साथ शेयर किया हूँ, आपकी क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है फ्रैंकलिन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो बेसिकली एक नैनो कैप टाइप कंपनी है। और कंपनी का अपडेट यही है कि कंपनी जल्द से जल्द आपको मतलब स्प्लिट पहले ही दे चुके हैं जनवरी मंथ में 11 जनवरी के बदले 1 शेयर बोनस देने जा रहे हैं। तो जल्द से जल्द बोनस मिलेगा। तो सारी चीज़ों को एक बार स्टडी करना, उसके बाद काम करना। मेरा काम था आपको पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर करना, आपका काम है उसको वेरीफाई करके काम करना। मेरे तरफ से कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।